Good evening. Welcome to a brand new episode of Policy Square, brought to you by Primus Partners and Outlook Business. Today, we have the privilege of speaking with Dr. Raj Bhushan Chaudhary, who's serving as the Minister of State for the Ministry of Jal Shakti. He's a member of Parliament representing Muzaffarpur and is a prominent figure in Bihar's political and social sphere. A doctor by training, Dr. Chaudhary has had an extensive medical career before he entered politics. His hospital is known for providing free medical treatments to soldiers and families. Dr. Chaudhary has also been an avid social worker, helping the families and especially women in this region through his frequent de-addiction campaigns, free health camps, and blood donation campaigns. Sir, it's a pleasure to have you with us today, and we appreciate you taking time to speak with us today. सर, जब भी हम जल शक्ति मंत्रालय की बात करते हैं तो नमामि गंगा मिशन जो पिछले 10 सालों से कार्यरत है सर, जो प्रधानमंत्री जी के काफ़ी नज़दीक भी है, उसकी बात हमेशा आती है। आज इतने सालों के बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मिशन है इसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी हैं, ये मिशन कहाँ है और कहाँ आपका एम्बिशन है। प्लस जो नमामि जो गंगा रिवर का जो नेटवर्क है काफ़ी बड़ा है, तो उसकी छोटी बड़ी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, उसके बारे में भी सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। गंगा और गंगा का बेसिन हमारे देश का लाइफलाइन है और जिसके किनारे हज़ारों साल से नॉर्थ इंडिया का आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ है। गंगा सिर्फ हमारे लिए एक नदी ही नहीं बल्कि हमारी आस्था का प्रमुख केंद्र बिंदु है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गंगा की सफाई हो और इस कड़ी में उन्होंने नमामि गंगे एक परियोजना स्टार्ट किया। नमामि गंगे का मुख्य उद्देश्य 5 पिलर पर आधारित है। पहला, निर्मल गंगा, जिसमें हम गंगा को पॉल्यूशन फ्री करते हैं। दूसरा पिलर है अविरल गंगा, जिसमें गंगा के प्रवाह को निर्बाध रूप से प्रवाहित होने देते हैं। और तीसरा, जन गंगा, जिसके माध्यम से हम जन भागीदारी के द्वारा गंगा नदी की सफाई करते हैं। और चौथा, ज्ञान गंगा, जिसके माध्यम से ज्ञान और इनोवेशन के माध्यम से, शोध के माध्यम से हम गंगा के इकोसिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। और फिफ्थ वन इज़ अर्थ गंगा, जिसके माध्यम से हम गंगा के किनारे जो आर्थिक डेवलपमेंट या गंगा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका आर्थिक डेवलपमेंट कैसे हो ताकि उनका गंगा के प्रति एक अलग स्नेह हो, इस पर हम काम करते हैं। जहाँ तक गंगा की सफाई का सवाल है तो नमामि गंगे मिशन के तहत 488 प्रोजेक्ट को हमने सैंक्शन किया, जिसमें 60 to 65% हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और हम नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। जहाँ पर कहीं पर गंदा पानी अगर गंगा में या गंगा के ट्रिब्यूटरीज में गिरता है तो वैसे जगह पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि STP बनाएं ताकि गंगा में साफ़ पानी हम डाल सकें, गंदा पानी नहीं गिरे, ऐसा हम लोग का प्रयास है। और गंगा के जो ट्रिब्यूटरीज जिसमें 5 नदियाँ मुख्य से, यमुना, सरयू, कोसी, गंडक और ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी देश के 5 राज्यों से गुजरती है और लगभग 2525 किलोमीटर की जर्नी है। इस बीच में जहाँ भी आवश्यकता लगता है कि कोई नाला गंगा नदी को प्रदूषित कर रहा है तो ऐसे जगह पर हम लोग STP देते हैं जी। और सॉलिड जो वेस्ट है उसको भी साफ़ करने का प्रयास करते हैं। और जिसके कारण अभी जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो डाटा है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। गंगा के जल के जो इंडिकेटर है सफाई का, चाहे वो डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल हो, चाहे वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात हो या कॉलीफॉर्म काउंट की बात हो,
हर पैरामीटर पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और बहुत सारी जगह तो अब ऐसा स्थिति है कि पानी पीने लायक हो गया है। इकोसिस्टम की बात करें तो बहुत सारे जगह जहाँ डॉल्फिन ख़त्म हो गया था, अब वहाँ पर भी डॉल्फिन दिखना शुरू हो गया है। अब प्रयागराज तक डॉल्फिन दिखने लगा है। और गंगा के ट्रिब्यूटरीज में भी बागमती और बबई रिवर में भी डॉल्फिन देखा गया है। तो ये भी एक शुभ संकेत है कि गंगा की नदियों का सफाई हो रहा है। बिल्कुल सर, मिशन जैसे स्वच्छ भारत हुआ या नमामि गंगा मिशन हुए, इन्होंने पहली बार एक अटेम्प्ट लिया पब्लिक हेल्थ और साफ पानी के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि करीबन 5% हमारी जीडीपी का वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के में हमारा वेस्ट होता है। आप एक डॉक्टर भी हैं और आपके पास इस मंत्रालय की जिम्मेदारी भी है, तो हमारे जो ऑडियंस है वो जानना चाहेंगे कि इसके बीच की रिलेशनशिप को कैसे समझें, पानी और पब्लिक हेल्थ की रिलेशनशिप को। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश में जो डेवलपिंग कंट्री जो भी है, उसमें जो बीमारी का जो लोड था, डिजीज़ लोड था, उसमें सबसे ज़्यादा बीमारी होती है कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड से। जी। और इसके कारण हमारे यहाँ डायरिया हो और टाइफाइड हो, अलग अलग टाइप के बहुत सारे डिजीज़ हैं जो हमारे यहाँ के लोगों को प्रभावित करता था। जी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप्ड वाटर प्रोवाइड, नल से जल देने का काम किया। जी। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से देश में टॉयलेट्स बनाए गए और ग्रामीणों में अवेयरनेस लाया गया कि वो ओपन डिफिकेशन ना करें। जी। आज ओपन डिफिकेशन फ्री हमारे बहुत सारे गांव हो गए। और इन दोनों चीज़ का, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन का इम्पैक्ट इतना अच्छा पड़ा, जो कभी देश में डायरिया से इन्फेंट मोर्टलिटी होता था, बच्चे मरते थे, आज ये डाटा काफ़ी इम्प्रूव किया है और ये 60 से 70 हज़ार हम जान बचाने में कामयाब हुए। ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। जी। इसके कारण हमारा जो हेल्थ सिस्टम पर जो लोड था वो भी घटा है, आर्थिक भी बर्बादी बची है। और इस तरह से ये कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन हो या जल जीवन मिशन हो, ये हमारे देश की दिशा और दशा बदलने वाला मिशन है, कार्यक्रम है। जी सर, हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं तो जितने भी मिशंस या प्रोग्राम्स होते थे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस होता था और अधिकतर पैसा वहीं इन्वेस्ट भी होता था। पर ये रियलाइजेशन हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस पे बात करते हैं कि इसमें बिहेवियर चेंज और समाज को इसके बारे में जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी होता है। पिछले काफ़ी वर्षों से ये सारे मिशंस चल रहे हैं, तो उस पर आप टिप्पणी करें कि इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर चेंज और समाज का खुद का कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है इन एडिशन टू ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा प्रयास ये रहता है, जो भी काम करें हम वो उसको जन भागीदारी, जन आंदोलन के रूप में बदलते हैं। जी। तो सबसे पहला उनका प्रयास रहता है स्वतः, बहुत सारी जगह स्वच्छता अभियान में आपने देखा, स्वच्छ भारत मिशन में, कि किस तरह से पहले वो खुद बहुत सारे कार्यक्रम किए, जहाँ जाकर स्वच्छता अभियान में भाग लिया उन्होंने और लोगों को मोटिवेट किया कि स्वच्छ भारत बनाना है हमको। जी। और देश की आज़ादी के 100वें साल में हम देश को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, इसके लिए उन्होंने स्वच्छता जैसे मिशन पर काम किया। और आज स्वतः लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि अब हर लोग समझने लगे हैं कि स्वच्छता का क्या इम्पोर्टेंस है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनके जीवन स्तर पर। सर, आपके पास 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, एक तो देश भर में जल जीवन और आप पानी से रिलेटेड जो इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं, पर आपके पास एक दूसरा रोल है एज अ मुजफ्फरपुर के एमपी हैं आप वहाँ से,
जो हिस्टोरिकली डेवलपिंग कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से जाना चाहता है, जहाँ पे फ्लड्स की समस्याएं हैं, पोल्यूशन की इशू है। तो एज अ एमपी फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, कैसे वहाँ पर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं? देखिए, ये चैलेंजिंग तो है, इसलिए कि एक एमपी के रूप में अलग लोगों की उम्मीदें होती है और देश के जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में लोगों का एक्सपेक्टेशन अलग होता है जी। और इस कड़ी में हम लोग एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं दोनों, और एक पार्टी के पदाधिकारी के नाते भी एक तीसरी जिम्मेवारी भी है मेरी। तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहता है कि हम तीनों में कोऑर्डिनेशन बनाएं जी। और एज ए मिनिस्टर हम देश के विभिन्न भाग की जो जल से संबंधित समस्याएं हैं, चाहे वो स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे सैनिटेशन की बात हो, या डैम की बात हो, फ्लड कंट्रोल की बात हो, चाहे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की बात हो, तो इस पर हमको काम करना होता है। साथ साथ हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आता है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में उसी को रखा जाता है जिसका प्रॉपर अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो मुजफ्फरपुर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसलिए वहाँ का जो सबसे बड़ा समस्या है मुजफ्फरपुर में, वो पहले रोड की समस्या थी जी। कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था और बाढ़ की समस्या है। लगभग कुछ साल के बाद बाढ़ वहाँ आती ही आती है। तो इसके कारण जो भी डेवलपमेंट का काम होता था वो फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता था। रोड बना, बाढ़ के कारण फिर टूट गया, बिल्डिंगें बनी, बाढ़ के कारण डैमेज हो गया। तो थोड़ा सा परेशानी रहा है, क्योंकि उसका भौगोलिक बनावट इस ढंग का है कि थोड़ी सी बाढ़ की समस्या है बिहार में। लेकिन हमारा प्रयास है कि इन क्षेत्रों में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और चाहे वो बाढ़ की समस्या हो या कुछ एरिया में सुखाड़ की समस्या हो, हम लोग हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर को एक आइडियल ज़िला बनाएंगे, हमारा ये प्रयास है। बहुत अच्छा सर। सर, एक अगर हम पानी की व्यवस्था की बात करते हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, डैम्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस वक्त इंडिया में करीबन 1000 ऐसे डैम्स हैं जो 50 से 100 साल पुराने हैं। उसमें से करीबन 200 तो 100 साल से भी पुराने हैं। और जैसे क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही हैं, क्रॉप पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, इन डैम्स का परफॉर्मेंस या इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वीकनेस काफ़ी बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है। उस बारे में मंत्रालय क्या सोच रहा है? हमारे देश में लगभग 5000 से ऊपर डैम्स हैं, जिसमें 1000 से ऊपर, एग्जैक्टली बात करें तो 1065 डैम्स ऐसे हैं जो 50 से 100 साल पुराने हैं, और 234 डैम्स ऐसे हैं जो कि 200 साल से पुराने हैं। तो हमारी सरकार ने इनके रख रखाव के लिए को ध्यान में रखने के लिए डैम सेफ्टी एक्ट 2021 बनाया, जिसके तहत हम रेगुलर इंटरवल पर इस डैम की गुणवत्ता को देखते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा है कि नहीं है, वो उसकी सफाई रेगुलर हो। क्योंकि डैम की जो सबसे बड़ी समस्या है वो सिल्ट की समस्या है जी। सिल्ट के कारण डैम की होल्डिंग कैपेसिटी घट जाती है, तो हम उसको डिसिल्टिंग करने का प्रयास करते हैं, और सिल्ट कम आए इसके लिए हम उसके जो कैचमेंट एरिया है उसमें प्लांटेशन बढ़ाते हैं, एफोरेस्टेशन करते हैं, ताकि सिल्ट कम आए, और इस तरह से हम डैम की सुरक्षा और सेफ्टी पर ध्यान देते हैं। साथ ही जो डाउन स्ट्रीम है, डैम के डाउन स्ट्रीम का जो एरिया है, उस एरिया के लोगों में अवेयरनेस भी हम कैंपेन चलाते हैं, ताकि अगर कभी ऐसा कोई आपदा आया तो उस एरिया के लोगों को पता रहे कि हमको कैसे इस आपदा से निपटना है। और अलार्मिंग सिस्टम भी हम लगा रहे हैं, जिसके कारण कि कोई भी मिसहैपनिंग से पहले हम लोग उनको इन्फॉर्म कर दें, ताकि वो पहले से तैयार होकर के अपने सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर जाए। सर, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात को आगे लेके जाते हैं और थोड़ा शहरी क्षेत्रों की तरफ फोकस करते हैं, जहाँ पर आज पानी की समस्या बहुत ही ज़्यादा है, कभी फ्लैश फ्लड्स की समस्या होती है, कभी ड्रॉट्स की इश्यूज़ आते हैं, जिसकी वजह से वाटर सप्लाई बहुत इनकंसिस्टेंट हो जाती है। तो शहरी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए
मंत्रालय किस स्पेसिफिक स्टेप्स की बात कर रहा है? कौन से इनोवेटिव वाटर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स हैं जिस पे सरकार फोकस कर रही है? देखिए, फ्लैश रेन की समस्या भी विगत वर्षों में बढ़ी है और शहरों में सबसे बड़ा समस्या है कि अनप्लान्ड वे में लोग बिल्डिंग बनाते चले गए। कोई प्लान ना तो सीवेज ट्रीटमेंट सीवेज नेटवर्क है और ना ही कोई प्रॉपर वे में बिल्डिंग बना हुआ है, जिसके कारण अभी फ्लैश रेन एक बार हुआ तो सब जगह जल जमाव हो जाता है। उस जल जमाव से बचने के लिए हमारी सरकार अब प्रयास कर रही है कि जो भी न्यू कंस्ट्रक्शन होगा, इनफैक्ट अभी हम लोग प्रयास करने जा रहे हैं कि रेरा में ऐसा नियम डालें जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था होगी, उसी को हम लोग रेरा अप्रूव करेंगे। सर, आने वाले टाइम में हम 2030 में एसडीजी गोल्स की बात करते हैं, तो जिन मिशंस को आप देख रहे हैं, ऐसे कौन से आपके विजन है जो आप अचीव करना चाहते हैं आने वाले नेक्स्ट 3 से 4 सालों में? सर देखिए, हमारा प्रयास है, चूँकि हमारे श्रद्धेय अटल जी का जो मानना था जी, रिवर इंटरलिंकिंग, हम पानी के दोनों समस्या से परेशान हैं। कहीं पानी की अधिकता से बाढ़ की स्थिति झेलते हैं और कहीं पानी की कमी से हम सुखाड़ की स्थिति झेलते हैं। तो इन चीज़ों को एक समग्र प्लानिंग करके उन्होंने एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम रिवर इंटरलिंकिंग करें, और हमारी सरकार रिवर इंटरलिंकिंग पर काम कर रही है। अभी केनबेतवा रिवर इंटरलिंकिंग का काम चल रहा है। बिहार में भी कोसी मेची, बिहार में 1-2 परियोजना और हैं जी, गंडक, बाया, नून और गंगा को कनेक्ट करने का। तो इस तरह से जो बिहार में जो बाढ़ की या किसी भी स्टेट में बाढ़ की जो समस्या है, रिवर इंटरलिंकिंग होने के बाद बहुत हद तक हम लोग उसको मिटिगेट कर सकते हैं। मैं आपको वापस मुजफ्फरपुर लेके चलता हूँ सर। आप एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं हैं, आप एक मेडिकल डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन। ओवर टू डेकेड्स आप ये सब काम कर रहे हैं। तो मुझे वो जर्नी के बारे में बताइए, फ्रॉम डॉक्टर टू पॉलिटिशियन, कैसे वो आपके दिमाग में आया? बिकॉज इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो उसके बारे में आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर हम आपका सेंट्रल रोल अगर अलग रखते हैं, आपका एम्बिशन, आपका विजन क्या है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए? देखिए, जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है, एमडी करने के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैं रोसड़ा में अपना नर्सिंग होम स्टार्ट किया। एज ए जनरल फिजिशियन हमने प्रैक्टिस स्टार्ट किया और प्रैक्टिस के क्रम में चूँकि सामाजिक गतिविधि रही, लोगों के प्रति भावना ऐसी रही कि जो लोग जितना दे सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं था कि मेरा चार्ज इतना ही है कि इतना ही देना पड़ेगा आपको। और समाज के जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति हैं, जिनके पास आर्थिक अभाव रहता था, उन लोगों को भी हम लोगों ने प्रयास किया कि उनको समुचित इलाज की व्यवस्था मिले, एक अच्छा क्वालिटी का हेल्थ में उनको मदद मिले। तो लोगों का प्यार स्नेह बढ़ता गया और फिर कुछ लोगों के प्रयास से हम राजनीति में भी आ गए और संघ के संपर्क में हम 2008 में आए और संघ के कुछ पदाधिकारी के दिशा निर्देश पर हम फिर पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में आए और पार्टी ने मुझे इस बार चुनाव लड़ाया। मार्च तक मैं पेशेंट ही देख रहा था और उसके बाद 2024 मार्च तक, उसके बाद इलेक्शन लड़ने के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझ पर विश्वास जताया। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने फर्स्ट टाइम जीतने के बाद मुझे मंत्री पद दिया और वो भी इम्पोर्टेंट मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, जिस पर उनका खास फोकस है जी, जिस क्षेत्र में वो अभी उनका बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की प्रयास कर रहे हैं। तो कितने महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व उन्होंने दिया, मुझे राज्य मंत्री का दर्जा दिया। तो हम लोग का प्रयास है कि जल से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उस पर हम काम करें। जहाँ तक मुजफ्फरपुर के डेवलपमेंट का सवाल है, मुजफ्फरपुर के सर्वांगीण विकास के लिए मेरा पूरा प्रयास है,
चाहे रोड के क्षेत्र में हो, रोड कनेक्टिविटी की बात हो। हम हर ग्रामीण क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर रहे हैं और वहाँ पर रिवर के क्षेत्र में भी हमने 3 घाट अभी हमारे मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है और मुजफ्फरपुर में और भी हम लोग रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कर रहे हैं। साथ ही हेल्थ के सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब वहाँ मुजफ्फरपुर में भी एक टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट बना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे डायलिसिस सेंटर बने हैं वहाँ पर, पीपीपी मॉडल पर बना है। मुजफ्फरपुर में हमारा प्रयास है कि एक एयरपोर्ट बने और इस कड़ी में हम लगभग हर लेवल पर बात कर चुके हैं। स्थानीय प्रशासन, जिलाधिकारी के लेवल से लेकर के सीएम साहब से भी हम मिले हैं जी, सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब से भी मिले हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिले हैं और उन्होंने बहुत ही सकारात्मक रुख अपनाया। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आप लैंड एक्विजिशन के क्षेत्र में काम करिए, जा कर के मिलिए और हम उस कड़ी में जा कर के वहाँ के लोकल जो जिनका ज़मीन जा रहा था, जिनके बीच कुछ भ्रांतियाँ थी, लोगों को लग रहा था कि मेरा ज़मीन छीना जा रहा है, उनके साथ भी हम जाकर बैठक किए, मिले हैं उनसे और उनको भी कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार मुआवजा तो देगी ही, साथ साथ हम लोग प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र को ऐसा डेवलप किया जाए ताकि आर्थिक रूप से और आप मजबूत हो सकें। कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो इस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट और अच्छा होगा, चाहे वो टूरिज़्म के क्षेत्र में हो, चाहे मुजफ्फरपुर चूँकि लीची के शहर के नाम से जाना जाता है जी, तो लीची उद्योग में भी काफ़ी हमारा जो लीची का जो फसल होता है उसको अगर ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा समय लगेगा तो ख़राब हो जाता है। तो कम समय में हम देश के विभिन्न भागों में और दुनिया के विभिन्न भागों में लीची पहुंचाने का काम करेंगे अगर एयर कनेक्टिविटी मेरा अच्छा हो गया तो इस तरह से हम चाहे रोड की स्थिति हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, एयर कनेक्टिविटी की बात हो और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर अभी बहुत सारे जगह में हमारे औराई और कटरा के क्षेत्र में जहाँ पर जल स्तर नीचे गिर गया है, हम आने वाले दिनों में वैसे जगह को में जल संचय, जन भागीदारी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है, आह्वान है, इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मिशन के माध्यम से लोगों को अवेयर करेंगे और जितने हमारे क्षेत्र के डिफंक्ट बोरवेल हैं, जो कुआं है डिफंक्ट पड़ा हुआ, वैसे को रिचार्ज वेल बनाएंगे और खेत का पानी खेत में हम प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ का जो अर्थ का जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है जी। वो इम्प्रूव करे ताकि आने वाले दिनों में किसी को पानी की समस्या से जूझना ना पड़े। सर, आपने जन भागीदारी की बात करी, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करीबन 1 करोड़ व्यूज़ रहते हैं हमारे पॉडकास्ट के, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सिटीज़न जो हमारा समाज है उसको उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी जो ड्यूटी है जन भागीदारी के नाते से, सो दैट जो हमारा एक बहुमूल्य रिसोर्स है पानी, उसको हम सेव कर सकें हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया का 18% जो आबादी है वो भारत में निवास करती है और जल की बात करें तो मेरे पास ओनली 4% सेफ ड्रिंकिंग वाटर है। तो ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके कारण हम सबों का एज इंडियन दायित्व बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है कि हम पानी के महत्व को समझें और उसको आने वाले फ्यूचर के लिए बचा करके रखें, अनावश्यक बर्बाद ना करें। और इस कड़ी में हमारे श्रद्धेय अटल जी ने कभी कहा था कि अगला विश्व युद्ध अगर होगा तो वो जल के कारण होगा। जी। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस ढंग से काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से अगर विश्व युद्ध जल के लिए हुआ भी तो भारत उस विश्व युद्ध के प्रकोप से बच जाएगा, इसलिए कि हम जल पर इतना काम कर चुके होंगे। सर, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपने हमसे चर्चा करी। गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके बारे में हमको अवगत कराया, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और देश की तरफ से वी वांट टू थैंक यू आपके मेहनत के लिए और आपके विजन के लिए सर।